सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर हम कर रहे थे, उसका जो इम्यूनिटी वाला पार्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, उस इम्यूनिटी वाले पार्ट जो हमारा है, जो हमने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट से रिवाइज अच्छे से कर लिया था, अब हम उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। मतलब नीट पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने ड्राफ्ट करें, तो वो नीट पैटर्न वाले हमारे पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सिर्फ इम्यूनिटी वाला सबजेक्ट है आज, उसके नीट बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आंसर्स याद करना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो में बस वही है कि क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे और आंसर्स का रटा लग जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नीट में क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, कौन सी एनसीईआरटी लाइन से आंसर निकलेगा और कैसे ऑप्शंस में हम ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हमको क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट इनेट इम्यूनिटी इज ट्रू। इसमें पहले ही हमसे पूछा है इनेट इम्यूनिटी। तो ऑप्शन ए है इट इज एक्वायर्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। ऑप्शन बी है इट इज अ नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ऑप्शन सी है हमारे पास इट इन्वॉल्व्स ओनली एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और ऑप्शन डी है हमारे पास इट हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिस्पॉन्स। तो मैं अभी थोड़ा शांत हो जाती हूँ, आप लोग आंसर के बारे में पूरा ऑप्शंस देखो और आंसर्स के बारे में सोचो, और आप वीडियो पॉज करके एक बार आंसर को ट्राई करो। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बेसिक डिफरेंस हमारा टेस्ट किया है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ड देखो भैया क्या पूछा है, इनेट इम्यूनिटी। अभी इनेट इम्यूनिटी सुनते ही हमारे मन में सारा इनेट इम्यूनिटी का जो हमने पढ़ा है, सब पूरी इनेट इम्यूनिटी हमारे माइंड में ना एक बार अच्छे से रिकैप हो जानी चाहिए कि इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता था, कौन से बैरियर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि हमारे मन में, हमारे माइंड में एक माइंड मैप ऑलरेडी रेडी हो कि भैया इनेट इम्यूनिटी में हमने ये सब पढ़ रखा है। अब इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न। ठीक है, इनेट का मतलब भाई जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है। ये हमने रिवीजन करते टाइम ही पढ़ा है कि इनेट इम्यूनिटी हमारे पास बाय बर्थ जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अब हम ऑप्शन रीड करेंगे और आंसर्स को एलिमिनेट करते चलेंगे। अब ऑप्शन है क्या बोल रहा है? हमारा ऑप्शन है ये बोल रहा है कि इट इज एक्वायर्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। तो ये तो इनेट होता ही नहीं है, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फीचर है। तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो जाता है। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। हाँ, ये तो हमको पता है कि भैया जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। और दूसरा पार्ट इसका कह रहा है नॉन स्पेसिफिक। हाँ, हमने पढ़ा था ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। तो हमको अब सही आंसर तो हमारा बी ही मिल चुका है, पर अपनी श्योरिटी के लिए हमको बाकी के ऑप्शंस भी एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए, कहीं बाकी ऑप्शन और कोई रेलेवेंट ना हो। ठीक है, तो अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी में हमको बोला है कि इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है। अब एंटीबॉडीज तो मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ह्यूमोरल रिस्पॉन्स से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें तो ये आ ही नहीं सकती है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिस्पॉन्स। मतलब मेमोरी सेल्स जो होते हैं, ये तो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर होते हैं, तो ये हमारा इनेट इम्यूनिटी में आ ही नहीं सकता है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है? हमारा करेक्ट आंसर हो गया है बी, इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स। अब हमने ये पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि हमारी इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्वेश्चन की वर्डिंग और लाइन समझो, वरना तुम क्वेश्चन को आंसर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है पैथोजन को, जो हमारे पास पैथोजन है, पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से पहले ही रोक देना। ठीक है, मतलब पैथोजन बॉडी में एंटर होगा नहीं, पर उससे पहले उसको रोक दिया जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अब द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इनेट इम्यूनिटी में क्या इंक्लूड करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बी एंटी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर के बारे में दिमाग चलाओ, थोड़ा सोचो कि आंसर इसका क्या होगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। अब हमको पता था ये बात कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसका मतलब होता है पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से पहले रोकना। अब बॉडी का ये बताओ सबसे आउटर प्रोटेक्शन क्या होती है? हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का सबसे आउटर प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होती है? ये होती है हमारे पास स्किन होती है ना। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है?
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में माइक्रोब्स को कौन ट्रैक करता है हमारा? जो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो ट्रैप करता है भैया, हमको तो पता है ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर तो हो गया स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमको बोला गया है। पर अभी हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल के बारे में लिखा हुआ है, ये तो तब आते हैं ना जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है। मतलब ये तो भैया बहुत ही आगे की बात हो गई है कि हमारे पास जो माइक्रोब्स है वो एंटर कर चुके हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब अगर हम बी और टी लिम्फोसाइट देखें तो ये तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले सेल्स है ना, ये हमारे इनेट इम्यूनिटी में कब से आने लगे भैया? ये भी नहीं है। अब यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स लिखा है, प्लाज्मा सेल हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो ये भी तो तब होगा जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होगा। तो आंसर तो हमारा प्लाज्मा सेल भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है बी, विच इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये समझ में आ चुका होगा, बेसिक था पर इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वरना कई बार जल्दबाजी में हम इनेट की जगह एक्वायर्ड पढ़ लेते हैं, या फिर हम बिल्कुल गलत ही आंसर मार्क कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन को क्या कह रहा है? अब थर्ड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो ये रहे ऑप्शन हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे हैं फिजिकल बैरियर इंटरफेरॉन्स, सेलुलर बैरियर स्किन, साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फैगोसाइट्स। तो वीडियो को पॉज करो, सभी के सभी अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो। तो हम डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको हमको जो क्लासिफिकेशन है ना वो क्लासिफिकेशन समझनी है। अब हमारे इम्यूनिटी के जो बैरियर होते हैं उसमें फिजिकल बैरियर जो होता है ना हमारा, वो हमारा बॉडी कवरिंग स्किन वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे सेल्यूलर स्किन ये गलत, और इंटरफेरॉन्स नहीं आता, हमारे पास म्यूकस कवरिंग आती है फिजिकल बैरियर में ना, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो हमारे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही इजीली एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स क्या काम करते हैं भैया? दो बार इंटरफेरॉन्स मेंशन हो चुका है। अब इंटरफेरॉन्स काम क्या करते हैं? ये इम्यून सेल्स को सिग्नल्स करते हैं। ठीक है, अब ये अगर इम्यून सेल्स को सिग्नल्स देते हैं तो ये क्या होगा? ये हमारे साइटोकाइंस हो गए। साइटोकाइंस हो गए तो इन शॉर्ट क्या हो गए? साइटोकाइन बैरियर्स हो गए। तो हमको आंसर सही मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी। अब हम ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं अपनी मन की तसल्ली के लिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर फैगोसाइट्स, नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे सारे सिक्रीशंस आते हैं, फैगोसाइट्स तो आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी, विच इज साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ फैगोसाइट्स इन इम्यूनिटी इज टू। अब इसमें हमारे फैगोसाइट्स का रोल पूछा हुआ है इम्यूनिटी में। तो देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझते समझते आंसर तक पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ये। अब जल्दी जल्दी सोचो, वीडियो को करो पॉज और आंसर सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। फैगोसाइट्स का क्या रोल होता है इम्यूनिटी में? कीवर्ड है फैगोसाइट्स, देख लो अब। तो अब डिस्कस करते हैं। पहले तो हम फैगोसाइट वर्ड को ब्रेक करेंगे। फैगो और साइट। फैगो का मतलब जल्दी बताओ, पता तुम्हें? नहीं पता, मुझे पता है। फैगो का मतलब होता है ईट, और साइट का मतलब ये तो पता होगा ना यार, साइट का मतलब सेल, मतलब ईटिंग सेल। ठीक है, अब ईटिंग सेल के हिसाब से अब हम सोचने की क्या होता है। ईटिंग सेल मतलब ये हमारे माइक्रोब्स को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर लेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ईटिंग सेल्स क्योंकि इम्यूनिटी है तो सीधी सी बात, जो माइक्रोब आएगा उसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं ए, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नहीं, एंटीबॉडी बनाना तो इसका काम ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब हमने ऑप्शन भी देखो, इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा ईटिंग सेल है, इम्यूनिटी का सेल है, मतलब वही है, माइक्रोब्स को इंगल्फ करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमको तो अपना सही आंसर यहीं से मिल चुका है। पर हम फिर भी अपनी थोड़ा मन की तसल्ली के लिए सी और डी भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोड्यूस एंटीजेंस, एंटीजेंस प्रोड्यूस करना, नहीं, ये तो इसका काम ही नहीं है फैगोसाइट्स का। प्रोड्यूस हार्मोन, नहीं, ये सारे बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स के काम है, ये तो इसके हो नहीं सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया ना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को ही
हमको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन के ही कीवर्ड्स को तोड़ मरोड़ के हमारा आंसर हमको मिल जाता है। रट्टा तो अगर किसी ने रट्टा मारा है बायो में, हाँ कुछ चैप्टर्स में तो लगेगा, पर इन टाइप के चैप्टर्स होते हैं ना, इनमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनमें बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस अंडरस्टैंडिंग से ही आप क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेस्ड है शायद। ओके लेट्स रीड। अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफर्स फ्रॉम इनेट इम्यूनिटी। अब इसमें तो हमसे भैया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछ लिया है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारी इनेट इम्यूनिटी से डिफर कर रही है, उसने बोल दिया कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज अब इसमें पूछा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है जो वो ऐसा जो वो डिफर कर रही है। ठीक है, नीट का फेवरेट टाइप ऑफ कंपैरिजन होता है, तो इस पे ही थोड़ा सा मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये नीट के अकॉर्डिंग, तो उस पर जरा ध्यान देना है आपको। ऑप्शंस है हमारे पास ये, ठीक है। ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बी नो लिम्फोसाइट्स, सी स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, एंड डी प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ। तो पहले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता था इसमें। ठीक है, अब इसमें ये होता था कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती थी, नॉन स्पेसिफिक हमने पढ़ा कि ये नेट वाली होती थी। ठीक है, और इस इनिशियली स्लो होती थी, बाद में इसका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आता था क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुकी होती थी। ठीक है, और मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती थी, हमको पता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में, ठीक है, स्पेसिफिसिटी अगर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दिया जाए और क्वेश्चन में स्पेसिफिसिटी या मेमोरी आए तो उससे हमको एक्वायर्ड याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम अगर अब हम ऑप्शन देखें तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं, इनेट होती है तो ये तो हमको पता है। नो लिम्फोसाइट नहीं, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, लो जी मिल गया आंसर, बताइयो आंसर हुआ है। तो ये हमको मिल चुका है इसका आंसर, विच इज स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। और प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ नहीं यार, इनेट होती है ये, अभी तो डिस्कस किए, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, छी भाई। ठीक है, तो आंसर हमको मिल चुका है सी, विच इज स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। यार ये तो बेसिक है यार, ये तो आना चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द, अभी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स पे हम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इट इज मेनली मीडिएटेड बाय, मेनली कैरिड आउट बाय। ये हमारे पास ऑप्शन है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको ब्रेक डाउन कर लो, आंसर तक पहुंच जाओगे। पॉज करो और आंसर सोचो। चलो अब ह्यूमोरल को ब्रेक डाउन करते हैं। ह्यूमोरल का ब्रेक डाउन क्या है? ह्यूमोरल का मतलब होता है हमारा बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, हमने ह्यूमोरल को ब्रेक डाउन कर लिया कि ह्यूमोरल का मतलब है हमारा बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या सर्कुलेट हो रहा है? एंटीबॉडीज। इम्यूनिटी के हिसाब से सोचो, ब्लड नहीं भूलना है, चाटा मार दूंगी। ठीक है, एंटीबॉडी सर्कुलेट हो रही हैं। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है हमारे पास? बी लिम्फोसाइट। कौन कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर बी लिम्फोसाइट। समझ में आया? ऐसे ही ब्रेक डाउन करते करते आंसर तक पहुंच जाओ, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी के हिसाब से सोचो कि ह्यूमोरल, ह्यूमोरल वर्ड का मतलब बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में क्या सर्कुलेट कर रहा है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। तो हम आंसर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, जल्दी बताओ। तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास? बी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में क्या फ्लू कर रहा है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो हेंस ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। इजी है यार, कर लोगे तुम लोग, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 7 हमको क्या कह रहा है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मेनली कैरिड आउट बाय। अब यहाँ पे हमको कीवर्ड कौन सा दिख रहा है भाई? हमको यहाँ दिख रहा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि ये जो टाइप की इम्यूनिटी होती है इट इज मेनली कैरिड आउट बाय। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कैरी आउट करवाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी और डी। बी सेल, एंटीबॉडीज, टी सेल और प्लाज्मा सेल। ठीक है, मैंने क्या समझाया? पहले क्वेश्चन के कीवर्ड को ढूंढो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते करते तुम अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर के बारे में सोचो और आंसर बिल्कुल बताओ मुझे क्या है। तो अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड का क्या मतलब होता है भाई? हमने इसको कीवर्ड तो बोल दिया कि हाँ भाई ये एक वर्ड है कि जिसपे हमको ज्यादा फोकस देना है। तो सेल मीडिएटेड का मतलब ये होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे जो इम्यून सेल्स होंगे ना, वो डायरेक्ट इम्यून सेल्स के थ्रू देगा। यहाँ पे एंटीबॉडीज का कोई रोल ही नहीं है।
तो एंटीबॉडी से रिलेटेड जो हो ना वो तो हटा दो, वो तो हटा दो जो भी एंटीबॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि एंटीबॉडीज का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर हम वो चीज हटा दें जिसमें एंटीबॉडीज का कोई रोल ही नहीं है एंटीबॉडीज का, तो हमारे पास आंसर क्या बचा इसका? हमारे पास इसका आंसर बचा टी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं, एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमारा आंसर हो चुका है सी विच इज टी सेल्स। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर। हमारा जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्टर है, इसने बता दिया ऑलरेडी कि हाँ भी फास्टर है, पर जो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्टर क्यों है, वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या होता है जो हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर है। हमारे पास ये ऑप्शंस है ए बी सी डी। ठीक है, ए हमारे पास पैथोजन जो है वो वीकर हो जाता है, बी हमारे पास मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सी हमारे पास एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं, डी हमारे पास इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देता है। अब कीवर्ड को पकड़ो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी के बाद आता है और बॉडी में बन जाती है। मैं हिंट नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी, पॉज करो और आंसर सोचो। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसमें हमको फास्टर क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपोजर हमको मिलता है, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं? हमारे पास मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हमारे पास बने चुके होते हैं। तो सेकेंड एक्सपोजर पर बॉडी को पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में टाइम ही नहीं लगता है, बॉडी फटाफट से पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेगी भाई कि ये देखो ये पैथोजन है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे ये पैथोजन था, और अब सेकंड टाइम जब ये पैथोजन आया है तो भी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो मेमोरी हमारे पास बन गई है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा उतना ही डेडली होगा और उतना ही फास्टर होगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो पैथोजन बिकम्स वीकर। क्यों भाई? पैथोजन का क्या बिगाड़ा है? क्या बिगड़ रहा है पैथोजन का? पैथोजन तो उसी इंटेंसिटी के साथ ही अटैक करा ना। मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही, हमको अपना आंसर सेकंड ही मिल गया कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, तो मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी। पर हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, ऐसा है नहीं, तो क्यों नहीं बैठ रहा इस क्वेश्चन इस ऑप्शन का? तो बिल्कुल होती है एंटीबॉडीज हमारे पास। और इम्यून सिस्टम स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, इसका भी कोई सेंस नहीं है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल रिस्पॉन्स कर रहा है तभी हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमको कि कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज इट कंटेन्स, जो कोलोस इसमें हमको बताया, क्वेश्चन ही बता रहा है कि जो कोलोस्ट्रम है ये हमारा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें सिंपली बस ये पूछा है कि जो हमारा कोलोस्ट्रम है ये हमारा पैसिव इम्यूनिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस, IgA एंटीबॉडीज, आरबीसीज, टी सेल्स या प्लेटलेट्स। पॉज करो, दिमाग लगाओ, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में सोचो कि इसमें क्या क्या था, कोलोस्ट्रम क्या था, क्या करता था, किस वजह से करता था, और आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो अब हमको पता है यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी बोला हुआ है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी में का मतलब क्या होता था? पैसिव का मतलब होता था रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही हैं हमको, रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाई जा रही है, बॉडी नहीं बना रही है, बॉडी को ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है रेडीमेड एंटीबॉडीज। और कोलेस्ट्रम क्या होता था? न्यू बॉर्न को मदर से एंटीबॉडीज मिलती थी थ्रू इस कोलेस्ट्रम के थ्रू, इस कोलेस्ट्रम के अंदर हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज होती थी जो हमारे न्यूबॉर्न को हमारी मम्मा से मिल रही होती थी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज होती थी, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हमको एंटीबॉडीज दिख रहा है, कौन सा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विच इज IgA एंटीबॉडीज, स्पेसिफाई किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडी मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन भी दिए जा सकते थे। ठीक है, अभी तो इसमें खाली एक इजियर ऑप्शन थोड़ा इजी कर दिया है क्वेश्चन IgA की वजह से, वरना यहाँ पे IgG पूछा जा सकता था, IgE हो सकता था एक ऑप्शन में, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता था, पर इसका आंसर होगा IgA एंटीबॉडीज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, से लास्ट ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अब आप लोगों से चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, विच पेयर इज करेक्टली मैच। अब मैंने आपको समझा दिया कि आंसर करने कैसे हैं क्वेश्चन को एक्चुअली, तो इसका आंसर तो मुझे भैया आप ही लोग दोगे कमेंट सेक्शन में नीचे, और प्रॉपर रीजन के साथ चाहिए कि ये आंसर होगा और इसलिए होगा, मुझे तुक्केबाजी चाहिए नहीं।
तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में, और मैं फिर आपको सही आंसर भी बता दूंगी कि सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए आप सभी से। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। भैया से वीडियो देख लेते हो, तुम तो लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? चुपचाप जाके सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।